नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। आपने हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर इन शब्दों को जरूर सुना होगा और देखा जाता है कि इन जो चीजें हैं, ये जो बीमारियां हैं, इनको बहुत लाइटली भी लिया जाता है। लेकिन दरअसल बात ये है कि ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनसे बड़ी बड़ी बीमारियों का जन्म होता है। जी हाँ, तो आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के बारे में। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस रंजन, जो कि एक्यूपंक्चरिस्ट हैं और एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। धन्यवाद जी। नमस्कार सर, आज का जो टॉपिक है हाइपर टेंशन या फिर हम कहें कि ब्लड प्रेशर, ये माना जाता है कि बहुत कॉमन सी चीज़ है और इसका जो उतार चढ़ाव है, यानी कि ब्लड प्रेशर कम या हाई, बहुत से लोगों में देखा जाता है और इसे बहुत लाइटली भी लिया जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर को आम आदमी किस भाषा में समझे, किन शब्दों में समझ पाए कि ये है क्या? देखिए, जब हम हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर की बात जी कर रहे हैं तो आपने बहुत अच्छा बोला कि हम ब्लड प्रेशर को समझ लें क्या है। जी ब्लड प्रेशर, जो बहता हुआ ब्लड है, वो बहता हुआ ब्लड अपने आर्टरियल वॉल पे जो कोशिका है उस पर जो लैटरल प्रेशर वो लगाता है, वो प्रेशर ब्लड प्रेशर है। आपने पानी दिया होगा पाइप के माध्यम से पौधों में, तो वो जो पाइप है उस बहते हुए पानी को अगर जब आप पकड़ते हैं तो आपको एक प्रेशर फील होता है। तो बहता हुआ पानी जो अपने पाइप पर प्रेशर लगा रहा है वो पानी का प्रेशर है ना। तो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड वेसल्स में बहते हुए ब्लड का प्रेशर, जो लैटरल प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर होता है और इसका नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नॉर्मल रेंज में नहीं रहता है तो हमारे शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो सकते हैं। जो भी हार्ट ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक है या स्ट्रोक है, इन सभी का जो बेसिक कारण है वो ब्लड प्रेशर का बढ़ना है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, जो ब्लड प्रेशर है, इसके उतार चढ़ाव आखिरकार ये क्यों होते हैं? क्योंकि नॉर्मल बॉडी है, हमें बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर क्या चीजें चल रही हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर या तो ज्यादा हो जाता है या कम, ये आखिर क्यों होता है? देखिए, यहाँ पर तो मेडिकल रीजन तो कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का जो प्लेक है जी वो जम जाता है। अगर हमारे भोजन में कोलेस्ट्रॉल फैट क्वांटिटी ज़्यादा है, जी खासकर एनिमल फैट या सैचुरेटेड फैट, जिसको हम बोलते हैं डालडा, है ना। पुराने ज़माने में चलता था, अभी भी है। हम अगर हम जो फैट, हेल्दी फैट अगर नहीं लेते, अब जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो हेल्दी फैट्स में आते हैं ना। सैचुरेटेड फैट अगर हम लेते हैं तो उससे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना होती है। वैसे हर एक तरह का तेल जो है, और ख़ासकर अगर फ्राइड लेते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से ये होता है। ये मेडिकल रीज़न है, ये फिजिकल रीज़न है। हमारा प्रोग्राम जो है वो एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, माइंड बॉडी मेडिसिन और एनर्जी को समझने का प्रोग्राम है। तो यही सिर्फ एकमात्र रीज़न नहीं है, सिर्फ फिजिकल कारण नहीं है। कभी कभी ऐसा ही पाया जाता है कि कोई रीजनेबली हेल्दी डाइट ले रहा है लेकिन फिर भी उसको हार्ट अटैक आ गया, उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो बीमारी कई स्तर पर है, एक लेवल नहीं है। हमें अपने आध्यात्मिक कंसेप्ट को याद रखना चाहिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये प्राण ऊर्जा जिम्मेदार है। तैत्तिरीय उपनिषद हमारे कल्चर में एक बहुत रिस्पेक्टेड ग्रंथ है, उसका हम अध्ययन करें। और अगर अध्ययन ना करें तो एटलीस्ट हम इस चार्ट को याद रखें कि जो हम शरीर हमको दिख रहा है, इसके पीछे तो प्राण ऊर्जा है और प्राण ऊर्जा जिम्मेदार है। प्राण ऊर्जा के पीछे मन है। हम जो सोचते हैं, हम मन में सकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, दोनों का प्रभाव हमारी प्राण ऊर्जा पर और हमारे शरीर पर पड़ता है। तो मन को बदलेंगे, प्राण को यानी कि एनर्जी को बदलेंगे, जिसके लिए मैं आपको कलर थेरेपी बताऊंगा, तो हम अपने आप को नॉर्मल रख सकते हैं। हम मन के तल पे कुछ करें, एनर्जी के तल पे कुछ करें, उससे जो भी ज़्यादा जरूरी बात है कि हम नेचुरल और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपने लाइफ में रखें। अगर हमारी लाइफ में अगर हमारा सुबह जगने का शेड्यूल, काम करने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका,
हमारा भोजन करने का तरीका, अगर यह सब हेल्दी रहता है तो हम हेल्दी जिंदगी जिएंगे। उपचार की व्यवस्था तो तब आती है जब हम बीमार पड़े, और बीमार में भी हम ज़्यादा पड़े। माइल्ड कंडीशंस को भी हेल्दी लाइफस्टाइल से ठीक किया जा सकता है। यहाँ तक कि मैं बात करूँगा डॉक्टर डीन ऑर्निस की। ये मेडिसिन के प्रोफेसर हैं UCSF यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में, और पिछले 40 साल से ये हार्ट ब्लॉकेज को लाइफस्टाइल के माध्यम से रिवर्स करके इन्होंने दिखाया है। बिना किसी मेडिसिन का प्रयोग करते हुए, बिना किसी सर्जरी, एंजियोप्लास्टी करवाते हैं। अगर हार्ट अटैक किसी को आता है तो एंजियोप्लास्टी की जाती है। डॉक्टर डीन ऑर्निस ने रिसर्च करके दिखाया है, सीरीज ऑफ रिसर्च, सभी लीडिंग मेडिकल जर्नल में उनका रिसर्च पब्लिश हो चुका है। जो साइंस की लैंग्वेज जानते हैं, लैंसेट, BMJ, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, जामा, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, सभी जगह पब्लिश हो चुका रिसर्च वो। और उन्होंने बिना दवा, बिना सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी, क्रोनिक ब्लॉकेज, यहाँ तक कि सीवियर डिग्री का क्रोनिक ब्लॉकेज भी लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन से लाइफस्टाइल को बदल के ठीक करके दिखाया है। तो उन बातों को हम समझेंगे आज, और जानकारी हो तो हम स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, जो ब्लड प्रेशर है, लो या हाई, क्या दोनों में सेम ट्रीटमेंट होता है? अगर हम एक्यूप्रेशर या फिर ऊर्जा के स्तर पर बात करें, जी। क्योंकि जब हम मेडिसिन के उसमें जाते हैं तो वहाँ पर दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट हो जाता है, क्योंकि हम नॉर्मली घर पर भी यहाँ भी अलग अलग ट्रीटमेंट ही होगा। जी। तो सर, हम इन सब से, एनर्जी मेडिसिन से कैसे इसको क्योर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा या कम को? एनर्जी मेडिसिन पे हम सेकंड लेवल पे आए, पहले हम लाइफस्टाइल के बातों को समझ लें जी। कि हमारे जीवन में तनाव, देखिए हाइपरटेंशन वर्ड जो है, टेंशन नहीं, वर्ड मिलता जुलता है, बहुत अच्छे, पता नहीं किसने ये नाम चुना होगा हाइपरटेंशन, लेकिन बहुत सही वर्ड चुना है। अगर हमारे दिमाग में टेंशन है, माइंड में टेंशन है, तभी आपको हाइपरटेंशन होगा दोस्तों। अगर आप अपने जीवन में इस तरह का जीवन जीना सीख लें कि आपके दिमाग पर, आपके माइंड पर टेंशन नहीं आए, आपको कभी हाइपरटेंशन नहीं हो सकता। मार्क माय वर्ड। आपको ये इंश्योर करना है कि आप ऐसा काम करें, इस ढंग से काम करें। देखिए, हम अपने जीवन में जिस प्रोफेशन को चुनते हैं उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने पसंद के प्रोफेशन में रहें, ये सबसे एक आइडियल चीज है। उस शेड्यूल को हम उस तरह की नौकरी को या उस तरह के काम को, बिजनेस को करें जिसमें हमारा शेड्यूल नेचर के अलॉन्ग रहता है। अब जैसे रात को नाइट ड्यूटी है, अब रात में जगना ये प्रकृति के विरुद्ध है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। अगर कभी जरूरी है, इमरजेंसी है, तो कभी कभार एक अलग बात है, लेकिन अगर रेगुलर लेवल पे हम रात में जगते हैं तो यह तो हमारे शरीर के लिए स्वस्थ नहीं है। हमारे ब्रेन में पीनियल ग्लैंड से निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन, अगर आप रात में जगेंगे वो तो निकलेगा नहीं। फिर आप दिन में सोकर, कितने भी घंटे सोकर, मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रीट नहीं करवा सकते। आपको लगेगा आपकी नींद पूरी हो गई, लेकिन वो बॉडी के में हार्मोन लेवल पे वो नॉर्मल नहीं हो पाता है। तो हमें प्रकृति के नियमों को समझना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। तो समय पर जगना, उस प्रोफेशन को जाना जिसको हम पसंद करते हैं। आप अनमनी ढंग से किसी जॉब में पैकेज अच्छा है और उसके लिए आप वो काम कर रहे हैं, तो आपके बैंक बैलेंस में तो बैलेंस आ गया, लेकिन आपके माइंड पे टेंशन आ गया, तो फिर ये तो आपके शरीर में कोई ना कोई रोग लाएगा ना, हाइपरटेंशन आएगा या कोई दूसरी बीमारी आएगी। और जब टेंशन आएगा तो आपने जो भी कमाया है सब खर्च हो जाएगा, और खर्च करके भी जो ओरिजिनल स्वास्थ्य है वो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। रस्सी टूट जाए फिर आप जोड़ें तो गांठ रह जाएगी, नेचुरल बात नहीं आ सकती। तो हमें जीवन में ये समझना है, हमने जीवन में पैसे को जरूरत से ज़्यादा महत्व दे रखा है और अपने स्वास्थ्य को हम कम महत्व देते हैं। होना ये चाहिए कि हम अपने हेल्थ को अधिक महत्व दें। अपने हेल्थ को अच्छा रखते हुए हम अपने प्रोफेशन को चूज करें। कौन सी नौकरी करनी है, कहाँ करनी है, किस शहर में करनी है, कितने घंटे वाली करनी है, ये छोटी छोटी बातें ना जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो लाइफ स्टाइल अपना अच्छा रखें,
सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपकी ना हो, एक्टिव रहें, थोड़ा वॉकिंग किया करें। हमेशा बैठे रहना या मूवमेंट नहीं करना ये एक अपने आप में रोग बन जाता है। जब भी चलने का मौका आए, लाइफस्टाइल मेडिसिन में कहा जाता है कि हमें एक दिन में एक एडल्ट पर्सन को, 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए। आप कभी चिंतन कीजिएगा, वैसे गैजेट भी हैं, आप चेक कर सकते हैं आप कितने स्टेप्स चल रहे हैं। बहुत कम लोग जितना जरूरी है उतना चलते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, अगर आपके पास समय कम है तो आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, है ना। या जब भी चलने की बात आए, लिफ्ट का प्रयोग कम करें, थोड़ा सीढ़ियों का प्रयोग करें। थोड़ा हमेशा हर चीज़ को, भले आपके पास डोमेस्टिक हेल्प अवेलेबल हो तो भी हर चीज़ को ना करवाएं, कुछ चीज़ों को खुद से आप थोड़ा करें, थोड़ा चलें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मोटापा कई रोगों को बुलाता है। ओबेसिटी में हाइपरटेंशन ज़्यादा कॉमन है, और हाइपरटेंशन हुआ तो ओबेसिटी ज़्यादा होती है। और हाइपरटेंशन में जो मेडिसिन लेते हैं उसकी वजह से भी ओबेसिटी आ जाती है। लाइफस्टाइल सबसे प्राइमरी लेवल है जहाँ पर हम अपने आप को ईजिली, कम से कम मेहनत में थोड़ा सा बदल कर पूरी तरह से अपने आप को ठीक रख सकते हैं। लाइफस्टाइल जब हम रीजनेबली ओके अपना रख रहे हैं, अब अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं, हम हमेशा नहीं कंट्रोल कर पाते, तब फिर हम जा सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम एनर्जी पर कैसे काम करें, अपने माइंड पर, अफर्मेशन पे क्या काम करें, है ना। तो लाइफस्टाइल इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हेल्थ। तो सर, इसके बाद जब हम अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करते हैं, इसको इस तरह से रखते हैं कि वो अकॉर्डिंगली नेचर हो, सारी चीज़ें हम मैनेज करते हैं, स्टिल कुछ लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस तरह से आ जाती है, तो वहाँ हम क्या करें, फिर किस तरह से इससे ओवरकम कर पाएं? हाँ, तो यहाँ पे फिर अब एनर्जी मेडिसिन का रोल आएगा। जी सूर्य प्राण और पृथ्वी प्राण पे बेस्ड जो TCM एनर्जी मेडिसिन है जी तो इसमें हम क्या कहते हैं कि हम शरीर के ऊपरी हिस्सों में यांग एनर्जी ज़्यादा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक कारण एनर्जी मेडिसिन में ये मानते हैं हम। तो अगर हम यांग ची को अगर अपने शरीर में कम कर लें तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे दो बातें आ जाती हैं। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120/80 मिलीमीटर मरकरी होता है, mmHg। तो 120 जो है वो सिस्टोलिक को बताता है। सिस्टोलिक मतलब जब हार्ट पंप करता है, जब हार्ट में दो आवाज़ होती है, S1 S2, लब डब। तो जब पंप करता है तो वो उस समय जो प्रेशर है वो सिस्टोलिक है। और जब हार्ट पंप नहीं कर रहा, जब रिलैक्स पोस्चर में है, रिलेटिवली कंप्लीटली हार्ट तो पूरी तरह से आराम कभी नहीं करता, लगातार काम करता ही रहता है। तो रिलेटिवली जब वो रिलैक्स्ड कंडीशन में है, उस समय जो हमारे ब्लड वेसल में जो प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। सिस्टोलिक यानी कि 120 वाला जो है वो सिस्टोलिक है और 80 वाला जो है वो डायस्टोलिक है। और नॉर्मली ब्लड प्रेशर को जब लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, जो नंबर में ज़्यादा है वो ऊपर लिखा जाता है, कभी 80/120 नहीं करते। जो ट्रेडिशन में, जो कन्वेंशन में है, स्टैंडर्ड तरीका यही है। 120 अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ तब हमारे हाथ में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है LI11। LI11 पॉइंट जो है, अगर हम अपने हाथ को, कलाई को मोड़ें, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप इसको देख ले, समझ ले, फोटो भी खींच के रख ले। तो ये LI11 जो कि एग्जैक्ट कोहनी पर है, इसको हम सिडेट करते हैं। और सिडेट करने के लिए हम लगातार 1 मिनट तक दबा के रखते हैं। LI11 से LI10 की तरफ हम मसाज करना चाहें तो मसाज भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग मसाज करने वाला मेथड ही जानते हैं। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस प्रेस करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। LI11 को हम 1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक दबा के रखें, और ऐसा हमें दोनों हाथों में करना है। और इसी LI11 पे हम काला रंग, ब्लैक कलर लगा सकते हैं। काला रंग जो है वो यांग ची को, सूर्य प्राण को कम करता है। ये जो काला रंग है ना, ये यांग ची को कम करने के लिए और पृथ्वी प्राण को बढ़ाने के लिए अच्छा है। तो ये LI11 को जब हम सिडेट करेंगे तो हम सिडेट करते हुए हम अफर्मेशन भी बोल सकते हैं। अफर्मेशन पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ, पहले हम सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझ लेते हैं। सिस्टोलिक
ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन यानी कि ऊपर वाला 120 वाला अगर ज़्यादा है, 130 है, 140 है, 150 है, 160, 170 वाले भी लोग होते हैं, तो उसको कम करने के लिए हमें LI11 को सिलेक्ट करना है दोनों तरफ बारी बारी से और काला रंग लगा के छोड़ देना है। ये मेन एक्यूप्रेशर हुआ। इसके अलावा हम ना बेयोल पर, सुजोक पर काम करते हैं। सुजोक एक मिनी वर्जन है एक्यूप्रेशर का। कोरिया के एक प्रोफेसर साहब ने इसको डेवलप किया था, प्रोफेसर पार्क जे वू ने। तो यहाँ पर हम इंडेक्स फिंगर, अंगूठे की बाद वाली उंगली, और मिडिल फिंगर, इन दोनों में सेंट्रल में हम काले रंग से व्हाइट बोर्ड मार्कर से एक स्ट्रेट लाइन खींच दें। तो ये इंडेक्स फिंगर में TW मेरिडियन है और मिडिल फिंगर में दो तरीके से देखते हैं। एक तरीके से जीवी मेरिडियन, गॉल ब्लैडर मेरिडियन आती है, और एक तरीके से जीवी मेरिडियन, लेकिन दोनों ही यांग मेरिडियन है। तो वो यहाँ पे काला रंग लगाना, जो आपको इमेज दिखाया जा रहा है, इसका फोटो खींच लें आप, ये आपको बहुत काम आएगा। ये दोनों हाथों में करना है। तो यहाँ पर अगर आप काला रंग लगा के रखते हैं तो ये काला रंग इंडेक्स फिंगर पे और मिडिल फिंगर पे काला रंग लगाना जो है, ये यांगची को कम करता है। आप दोनों हाथों में 6 घंटे के लिए आप ये ऐसा काला रंग लगाएं और देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है। जो हाइपरटेंशन है सिस्टोलिक खासकर, तो वो कम होने लग जाएगा। अब इस सिस्टोलिक के बाद आती है डायस्टोलिक की बात, यानी कि नीचे वाला। अगर डायस्टोलिक हाइपरटेंशन ज़्यादा है तब पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हम काम करते हैं LV3 पर, लीवर 3। लीवर जो है वो ब्लड का स्टोरेज हाउस होता है, लॉकर। हमारे शरीर में ना लीवर में खून जमा रहता है, तो लीवर को LV3, पैर के अंगूठे के पास LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। LV3 बहुत पॉपुलर पॉइंट है, कई जगह पे काम आता है, लेकिन टोन और सिडेट करने की बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम सिडेट कर रहे हैं। देखिए याद करना भी आसान है। ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हमें कम करना है। तो कम करना है तो हम सिडेट कर रहे हैं, वहाँ की ची को, वहाँ की ऊर्जा को हम कम कर रहे हैं। LI11 में हमने सिडेट किया, हमने बेयोल में काले रंग से सिडेट किया। उंगली में दबा कर सिडेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बस काले रंग लगा कर सिडेट करना है। जो पैर में LV3, पैर का अंगूठा और बगल की उंगली के बीच में एक्यूप्रेशर पॉइंट है LV3, वहाँ पर हम सिडेट करेंगे, दबा के रखेंगे 1 मिनट से 1.5 मिनट तक, और बाद में वहाँ पे हम काला रंग लगा सकते हैं। तो मैनुअल प्रेशर, हाथ के प्रेशर से सिलेक्ट करना और काले रंग से सिलेक्ट करना, ये LV3 बहुत अच्छा पॉइंट है। इससे डायस्टोलिक हाइपरटेंशन जो है वो कम होने लग जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को ये पता नहीं है कि कभी, और या फ्लक्चुएट करता है, कभी सिस्टोलिक ज़्यादा हो जाता है, कभी डायस्टोलिक ज़्यादा हो जाता है, तो फिर दोनों पे काम करें, है ना। एहतियात के रूप में आप दोनों पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक नॉलेज है तो सिर्फ एक पर भी काम करके आप अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। तो सर ये तो आपने बताया कि हम किस तरह से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के द्वारा और एनर्जी जो टेक्निक्स होती हैं उनके द्वारा हम ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डाइट पर अगर हम आते हैं तो आपने भी फैट के बारे में बात की। एक होता है सैचुरेटेड फैट और एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोगों को कौन सा फैट कंज्यूम करना चाहिए कि उनको ये हार्ट की आर्टरीज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ब्लॉकेज हो जाती है कोलेस्ट्रॉल से, ये भी कम हो और इसके साथ ही ये बढ़े भी ना। देखिए यहाँ पे ना इस पे दुनिया में बहुत रिसर्च हुआ है और बहुत डिबेट भी चलता है। डॉक्टर डीन ऑर्निस का मैं सबसे ज़्यादा जिक्र करूँगा क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया है और ये सिस्टमेटिक रिसर्च किया है। उनकी किताब भी उपलब्ध है, डॉक्टर डीन ऑर्निस प्रोग्राम ऑफ रिवर्सिंग हार्ट डिजीज। थोड़ी कॉस्टली बुक है, लेकिन दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म में समझेंगे ना तो ये जो नॉलेज है वो आपको कई सालों के दवाओं के खर्चे से बचा सकता है। तो कभी भी कॉस्ट नहीं देखना चाहिए किताब के मामलों में। डॉक्टर डीन ऑर्निस अपनी बुक रिवर्सिंग हार्ट डिजीज, रिवर्सिंग हार्ट प्रोग्राम में बात करते हैं जब न्यूट्रिशन की, खाने पीने की, तो वो ऑयल फ्री या ऑयल लेस कुकिंग की बात करते हैं। उनके रिसर्च में या उनके जैसे और दूसरे साइंटिस्ट के रिसर्च में ये बात आई है कि हर तरह का तेल हमें कम करना चाहिए। अब हर तरह के तेल को कम करना पॉसिबल नहीं है तो हम फ्राइड जो चीज़ें हैं उसको कम कर सकते हैं, है ना।
जो भी चीज़ें फ्राइड होती हैं या जो चीज़ें पैक होती है, जैसे चिप्स है, हम उसको अवॉइड करें। पिकल्स हैं, हम उसको अवॉइड करें। और कई तरह के तेल को देखा गया तो सबसे पाया गया कि जो कच्ची घानी का, अगर मस्टर्ड ऑयल की बात करें, वो मस्टर्ड ऑयल नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा यूज होता है, तो जो अगर कच्ची घानी का है या अगर आपने बहुत जगह पर तो मस्टर्ड ऑयल निकालते हैं, तो अगर आपके सामने निकला है या आप किसी ऐसी जगह पे जानते हैं जहाँ पे डायरेक्ट निकाला जाता है, तो वो प्योर क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का होता है, तो वो लेना सबसे अच्छा है। जो रिफाइंड लेते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपने बैक में जाके देखें तो रिफाइंड का बहुत विज्ञापन आया करता था, है ना। तो ये फॉर्च्यून, ये रिफाइंड, ये हमारे हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें अनसैचुरेटेड फैट थोड़े कम है और उनके भीतर के कंपोजिशन से भी बहुत फर्क पड़ जाता है कि कौन सा तेल, सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल, आलमंड ऑयल, ऐसे डिफरेंट तेल, कोकोनट ऑयल, इन सब में कंपेरिजन करके देखा गया है। तो मस्टर्ड ऑयल अच्छा है, कोकोनट ऑयल भी ठीक है, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो घी है, घी पे भी बहुत डिबेट रहा है ना। तो घी का कंजम्पशन अगर वो अच्छी क्वालिटी का है तो वो किया जा सकता है। उस पे डिबेट तो ऐसे है कि हम घी का सेवन कितना करें, लेकिन मेरा मानना है कि घी का सेवन आप कर सकते हैं। घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए ठीक है। हाँ, हम फ्राइड चीज़ों से हम बचें। जो आग पे जब तेल चढ़ जाता है ना, तो फिर उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर जो थोड़ा चेंज हो जाता है और फिर वो हमारे शरीर के लिए उतना हेल्दी नहीं रहता। तो ऑयल फ्री कुकिंग, अब तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज और बहुत सारे ऐसे आ गए हैं मूवमेंट, जहाँ पे लोग सीख रहे हैं कि ऐसा कुकिंग हो जिसमें ऑयल का प्रयोग या तो बिल्कुल ना हो या कम से कम हो। दिल्ली में भी डॉक्टर विमल छांजेड़ हैं, वो भी ऑयल फ्री कुकिंग अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बताते हैं। बहुत जगह पे अब ऐसा हो रहा है कि हम ऑयल लेस कुकिंग करें। सर, आपसे जानना चाहूँगी, जब हम ऑयल की बात कर रहे हैं तो ऑयल के बारे में ये भी कहा जाता है कि ऑर्गेनिक मस्टर्ड ऑयल आप ले सकते हो, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, या फिर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर अभी हो रहा है ऑलिव ऑयल, तो ऑलिव ऑयल की भी बात की जाती है। तो हम बीइंग इंडियन, हमारे लिए क्या सबसे बेटर रहेगा? देखिए, हाँ, यहाँ पे ना चूँकि अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग ओपिनियन हो जाता है। मैं अपनी बात कहूँगा, रीजनल एंड लोकल, ये हमेशा नेचर के हिसाब से अच्छा होता है। प्रकृति उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं फसल को, उन्हीं पौधों को हमारे आसपास उगाती है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। तो चूँकि नॉर्थ इंडिया में तो मस्टर्ड होता है ज़्यादा, तो मस्टर्ड का ही हम सेवन कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि मस्टर्ड ऑयल हमारे लिए, इंडियन जो लोग हैं उनके लिए बेटर रहेगा रेदर देन ऑलिव ऑयल, जिसका बहुत ज़्यादा विज्ञापन किया जाता है। जी, ऐसे भी ना देखिएगा ना, विज्ञापन जनरली जब जिन चीज़ों का किया जा रहा है, विज्ञापन करने वाली कंपनियां विज्ञापन क्यों करवा रही हैं, हमें ना इंटेंशन पे जाना चाहिए, मोटिव पे। तो ऑलरेडी उनको प्रॉफिट लेना है, तो प्रॉफिट विज्ञापन कर के उसको पॉपुलर कराया जा रहा है ना। जिसमें जो क्वालिटी होती है वो तो अपने आप पॉपुलर हो जाता है। तो वो भी एक फैक्टर है जो इन जनरल कहा जाता है, जो कि वैसे पूरी तरह से सच नहीं है। जिस चीज़ का विज्ञापन हो वहाँ पे आपको सोच समझ कर ही वो प्रोडक्ट लेना चाहिए। लेकिन हम बेसिकली ह्यूमन इमोशनल क्रिएचर हैं जी। हम बहुत कम डिसीजन सोच समझ के लेते हैं। हम बस आदत की वजह से या परंपरा की वजह से हमने दूसरों को खरीदते देखा, दूसरों को यूज करते देखा, तो हम भी यूज करते हैं। तो विज्ञापन बार बार देखने की वजह से हमारी एक आदत वो हो जाती है कि हम उसको खरीद लें। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें जागृति की ज़रूरत है। हम टीवी को जब देखते हैं तो सोच समझ के देखें। विज्ञापन जिसका आ रहा है तो वो कितना सही होगा, ये चिंतन करने की ज़रूरत है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि अब ब्लड प्रेशर जो है, तो जब आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, जब लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, तो आपसे जानना चाहूँगी कि इसको कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि फिर ब्लड प्रेशर में फिर प्रॉब्लम आने लगती है और हार्ट डिसीज़ तक लोगों में होने लगती हैं। तो इसको जानना चाहूँगी कि इसको किस तरह से कम किया जा सकता है? हाँ, तो देखिए, अब पहले हमने लाइफस्टाइल की बात की कि हेल्दी लाइफस्टाइल में हम कैसे क्या करें। अब जब ब्लॉकेज आ गई, जब प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या
किसी को हाइपरटेंशन है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हर एक हाइपरटेंशन के मरीज को अगर आपको एक बार डॉक्टर डिटेक्ट हो गया है तो आपको बीपी की मशीन अपने घर में रखनी चाहिए और बीपी की मशीन आपसे नापिए जो मशीन है और अपने एक नोटबुक रखिए और उस पर अपना बीपी जब भी आप नापते हैं तो लिखें, एटलीस्ट वीक में 2 बार तो आप नाप कर लिखें। तो आपका ना ये चार्टिंग से आपको पता चलता रहेगा कि आपका बीपी कितना फ्लक्चुएट होता है, कितना बढ़ता है, कितना घटता है। तो उसकी मॉनिटरिंग करने से उसका मैनेजमेंट करना ईजी हो जाता है। अगर बीपी ज़्यादा रहता है तो आप अपने जीवन में स्ट्रेस पर को कम करने के लिए प्रयास करें। स्ट्रेस कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो अपने प्रोफेशन को देखें कि क्या आपके काम में स्ट्रेस है। देखिए, हम इस बात को जस्टिफाई ना करें कि दुनिया में हर काम में तो स्ट्रेस होता ही है। तो स्ट्रेस होता है, हो सकता है, लेकिन हम उसको कम भी तो कर सकते हैं। अपने बॉस से बात कर सकते हैं, आप वैसे अपने प्रोफेशन को या ड्यूटी आवर्स को शिफ्ट कर सकते हैं जिसमें कम स्ट्रेस हो। एक्टिवली हमें अपने हेल्थ को प्रायोरिटी में रखते हुए यह कदम लेना चाहिए, है ना। और जो काम हम पसंद करते हैं अगर वो करेंगे, डू व्हाट यू लव, तो फिर स्ट्रेस आने की संभावना कम हो जाती है। जब हम अपने नापसंद के काम में पैसे के कारण, पैसा ही ज़्यादा बड़ा रीजन होता है, कभी कभार कभी किसी पेरेंट के प्रेशर में भी हम कभी कोई काम करने लग जाते हैं। तो अगर कोई काम पसंद नहीं है तो चेंज योर वर्क, ना। स्ट्रेस को कम करें। सबसे पहले अगर पता चला कि हाँ मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर अभी ज़्यादा नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होने वाला है, तो आपको केयर करना शुरू कर देना है। जितना अर्ली कुछ भी गड़बड़ पता चला और केयर करेंगे तो अपने आप को अच्छा कर लेंगे। सर, इसको इनिशियल लेवल पे कैसे समझें कि हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कुछ तो सिम्टम्स होते होंगे कि जब ये आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू होती हैं, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं इनिशियल लेवल पे कुछ ना कुछ तो बॉडी संकेत देती ही होगी। यहाँ पे अंशिका जी एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात है कि हाइपरटेंशन को एक डिजीज नहीं माना जाता। जैसे हाइपरटेंशन बहुत लोगों को होता है, मेडिकल टर्म में, प्योर मेडिकल टर्म में हाइपरटेंशन के अपने आप में कोई सिम्टम नहीं है। हाइपरटेंशन के कारण हार्ट अटैक होता है, हाइपरटेंशन के कारण हमारे ब्रेन में स्ट्रोक होता है, हाइपरटेंशन के कारण हमारे किडनी पर प्रभाव जाता है तो किडनी फेल हो सकता है, हाइपरटेंशन के कारण रेटिनोपैथी, आँख की प्रॉब्लम होती है। तो डायरेक्ट इनिशियल लेवल पे सिम्टम नहीं भी हो सकते, है ना। बस ये होगा कि थोड़ा सा लाइफ में अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है, टेंशन आ रहा है, तो थोड़ा क्वालिटी ऑफ स्लीप, क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी प्रभावित हो सकती है। तो वो हमको देखना पड़ेगा। हमें जीवन में चिंतन करते रहना चाहिए कि क्या मैं अच्छा ज़िंदगी जी रहा हूँ, है ना। देखिए, आप जब ब्लड चेकअप होगा या ब्लड प्रेशर का चेकअप होगा तब तो पता चल ही जाएगा, लेकिन ऐसे भी अगर हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे, थोड़ा देखेंगे ना, तो हिंट मिलने लग जाते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है। और इसीलिए ब्लड प्रेशर जो है सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, आप अगर डॉक्टर के पास जाएं, अगर एक अच्छा डॉक्टर है तो आपका ब्लड प्रेशर जरूर मेजर करेगा। और इनफैक्ट आप समझदार बने। वैसे तो हमारा प्रयास होता है कि आप अपने जीवन में ध्यान को अपनाएं, स्वस्थ रहें, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपना ब्लड प्रेशर जरूर नपवाएं। अगर डॉक्टर नहीं नाप रहा है तो भी आप बोलें मुझे ब्लड प्रेशर नपवाना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने के तुरंत कोई लक्षण ज़्यादातर केस में नहीं होते। तो वो नापने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ ये नॉर्मल रेंज में है कि नहीं। हाँ, अब किसी को हेडेक रहता है तो कुछ को ये लक्षण हो सकते हैं, या नींद प्रभावित होती है, या आपको काम में वो इफेक्टिवनेस, वो फोकस नहीं रह पाता। अगर कोई हाइपरटेंसिव होगा तो वो क्वालिटी अपने इनपुट नहीं दे पाएगा अपने काम में। तो अगर वैसा कोई सिम्टम अगर आ रहा हो तो थोड़ा पता चल सकता है, हिंट मिल सकता है, लेकिन स्पेसिफिक हाइपरटेंशन के, हाई ब्लड प्रेशर का ही अपना कोई लक्षण नहीं होता है। तो ब्लड प्रेशर नापने से ही पता चलेगा। अगर थोड़े से आप एक्टिव होना चाहें तो आप अपने ही हाथों से अपने 3 अंगुल को रखते हुए अपने पल्स को फील कर सकते हैं, है ना। देखिए, प्रॉपर मेडिकल में और खासकर थोड़े पुराने सिस्टम में पल्स को ऑब्जर्व करना ज़्यादा सिखाया जाता था, लेकिन हम खुद भी तो कर सकते हैं ना। डॉक्टर भी तो आखिर इंसान ही है। आप अपना ही पल्स रोज फील किया करें। अगर उसमें बदलाव होता है, अगर हाइपरटेंशन होगा तो
आपको डिफरेंस फील होने लग जाएगा। इन जो पल्स ट्रेनिंग जब मेडिकल स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है तो सबसे शुरू में अपना पल्स देखने के लिए ही कहा जाता है, सबसे फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आप दूसरों का पल्स फील करो, अपना पल्स तो फील कर ही सकते हो सबसे आसानी से। आप सबसे ज़्यादा टाइम अपने आप को दे सकते हो। ये नहीं आप अपने आप को बोले कि बहुत समय हो गया, अब मुझे ये हाथ बोलेगा कि मुझे अपना हाथ हटाना है, शुरुआत में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। तो अपना पल्स फील करते करते, और आप किसी दूसरे पल्स का, अपने घर में दूसरे पर्सन का पल्स फील करें। तो अगर 2-4 लोगों का पल्स फील करेंगे तो जो एबनॉर्मल है, मतलब ज़्यादा डिटेल आपको पता नहीं चलेगा, ट्रेनिंग अगर ऐसी नहीं है तो, लेकिन कुछ तो अलग है, ऐसा फील हो सकता है। तो अगर आप अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। कोई अपना पल्स चेक करने के लिए कोई डॉक्टर का डिग्री हुई होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना। नॉलेज हो, एफर्ट हो, तो हम अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस बन सकते हैं। तो हाइपरटेंशन सबसे बेसिक चीज़ है जो कई रोगों को जन्म देता है, और उसके लिए हम थोड़ा सजग बने, अपने आप को हील करें। सर, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, आपने बताया कि कई बार इससे किडनी पर असर पड़ने लगता है और भी ऑर्गन्स पर असर पड़ने लगता है। हाँ। तो इसी श्रृंखला में हम बात करें कि प्रेग्नेंट लेडीज को भी काफ़ी परेशानियां होने लगती हैं, तो इसी पर क्या उनको भी इससे रिलेटेड कोई इश्यूज होने लगते हैं या और कोई बड़ी समस्या उनको होने लगती हैं? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। देखिए, मैटरनल डेथ जी। किसी भी देश के स्वास्थ्य को नापने का एक तरीका होता है कि प्रेग्नेंट महिलाओं की कितनी मृत्यु होती है और छोटे बच्चों की कितनी मृत्यु होती है। ये एक जनरल पैरामीटर है असेस करने का कि इस एरिया का, इस स्टेट का हेल्थ कैसा है। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी ये एक हेल्थ को मेजर करने का स्टैटिक्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैटरनल डेथ होता है 10% से 25%, लगभग 1/4 मृत्यु जो प्रेग्नेंट महिलाओं में होती है, तो वो एक कारण होता है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। और इसके कारण एक डिजीज होता है जिसका नाम है प्रीक्लाम्सिया। प्रीक्लाम्सिया थोड़े प्रीमेच्योर स्टेज है जहाँ पे अभी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और ये ब्लड प्रेशर बढ़ने से किडनी पे इफेक्ट जाता है, और किडनी पे इफेक्ट जाने से यूरिन में प्रोटीन कंटेंट बढ़ने लगता है। जो हमारे किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, किडनी में जो सिंगल यूनिट है, जैसे एक दीवार है, दीवार में सिंगल यूनिट एक ईंट होती है जी। तो किडनी में जो सिंगल यूनिट है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन का काम होता है छानना, जो भी चीज़ शरीर में निकल जानी चाहिए उसको निकल जाने देता है, जिसको रखनी चाहिए उसको रोक लेता है। तो हमारे ब्लड में प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन तो हमारे शरीर को चाहिए, तो प्रोटीन को वो रोक लेता है। लेकिन अगर नेफ्रॉन में अगर दिक्कत हो जाए, नेफ्रोपैथी बोलते हैं, अगर नेफ्रोपैथी डिजीज हो जाए तो फिर यूरिन में प्रोटीन बढ़ने लग जाता है, तो इससे कई सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो प्रेग्नेंट महिलाओं में ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रहना एक बहुत बेसिक और ज़रूरी बात है। तो हर प्रेग्नेंट महिला जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती हैं तो उनका ब्लड प्रेशर ज़रूर मेजर किया जाता है, और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बढ़ने लगता है तो बहुत अर्जेंट बेसिस पे उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रीक्लाम्सिया जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और यूरिन में प्रोटीन लॉस हो रहा है, अगर इस लेवल पे अगर कंट्रोल नहीं होता है तो बाद में ये इक्लाम्सिया बन जाता है। इक्लाम्सिया में ना कभी फिट्स कई बार आ जाते हैं, और अगर फिट्स आने लग गए तो फिर जो पेट में जो बच्चा है उसकी जान को भी खतरा है, जो माँ है उसकी जान को भी खतरा है। तो इक्लाम्सिया इज ए मेडिकल इमरजेंसी, इट इज सीवियर कंडीशन। तो इक्लाम्सिया वाली बात आ जाए फिर तो आईसीयू में मरीज पहुंच जाएगा। इक्लाम्सिया ना आए इसके लिए प्रीक्लाम्सिया पे ही हमें केयर करना है, और प्रीक्लाम्सिया डेवलप ना हो इसलिए ब्लड प्रेशर को चेक करना और उसको नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। सर, क्या प्रेगनेंसी में जैसे महिलाओं को और समस्याएं भी होने लगती हैं, तो क्या ये समस्या भी जनरल है, मतलब सभी के साथ होती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी के साथ नहीं होती है, सभी महिलाओं को दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे डरने की भी बात नहीं है। हम यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से। अवेयरनेस होना चाहिए कि प्रेग्नेंट महिलाओं में ये ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक नॉर्मल एडल्ट, कोई एक नॉर्मल एडल्ट है, कोई एक एडल्ट महिला है, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो भी उनमें हाइपरटेंशन हम नॉर्मल ही रखें अगर बढ़ता है तो, लेकिन अगर उनमें जितना कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं। यस,
एक दूसरी लाइफ पेट में पल रहा है जी। और उसके कारण डिमांड बढ़ी हुई है। अब उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, जो पेट में जो बच्चा है, तो और कई सारे चेंजेज होते हैं, तो इसलिए चीज़ें जो है वो ज़्यादा नाजुक परिस्थितियां हो जाती हैं और ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। सर, तो प्रेग्नेंट लेडीज किस तरह से अपना ध्यान रख सकती हैं कि इस तरह की सिचुएशन से डेवलप ही ना हो? हाँ, तो देखिए, जो नॉर्मल एडल्ट को जी। अपने भीतर ध्यान रखना है कि ब्लड प्रेशर नहीं आए, हाइपरटेंशन नहीं आए, वही ध्यान प्राइमरी रूप से तो महिलाओं को भी रखना है, प्रेग्नेंट महिलाओं को भी रखना है। अब नॉर्मल एडल्ट फीमेल को क्या करना है, हाइपरटेंशन नहीं आए। हाइपरटेंशन हमने सुना कि ये टेंशन से होता है, तो टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्सेशन रहना सीखना है ना। आप अपने जीवन में उन बातों को महत्व ना दें जो आपको टेंशन देता है ना। चीज़ों को इग्नोर करना, हम अध्यात्म में बात बोलते हैं माइंड योर बिजनेस। आपका जो काम है सिर्फ उस काम से काम रखो। हमारे परिवार में कि हमारी बहुत बार आदत होती है कि बगल का आदमी क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है ना। ये समाज में ये बदलाव लाने की ज़रूरत है कि हम अपने काम से काम रखें। अब अपने काम से काम रखें मतलब ये मतलब नहीं सेल्फिश हो जाएं। जब बगल वाला व्यक्ति अगर आपसे हेल्प मांगे या वो ऐसे कंडीशन में है कि उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो हम हेल्प दें, लेकिन बिना उसके बोले जब वो दूसरा व्यक्ति हेल्प नहीं लेना चाहता, हम अननेसेसरली इंटरफेयर ना करें, कमेंट पास ना करें, हम उनकी बातों के बारे में ना सोचें। ये स्पिरिचुअलिटी में एक बहुत बेसिक बात है। डोंट जज, डोंट कंप्लेन। हम दूसरों को जज ना करें, दूसरों को कंप्लेन ना करें, दूसरों के अफेयर में, दूसरों के काम में अपना टांग ना अड़ाएं। ये एक बहुत कॉमन बात है हमारी सोसाइटी में और इससे भी बहुत सारा स्ट्रेस आता है। हम दूसरों के बारे में सोच सोच के परेशान होते रहते हैं। हम टीवी देखते रहते हैं और टेलीविजन पे क्या न्यूज आया है उसको देख देख के हमको हेडेक हो जाता है। अरे देखो दुनिया में देखो कितना कोई करप्शन की न्यूज आई, दुनिया में कितना करप्शन है। कहीं पे रोड एक्सीडेंट हुआ, देखो रोड अच्छा नहीं है, इतने सरकार इतनी लापरवाह है ना। ये हमारी निगेटिव माइंड की टेंडेंसी है कि किसी एक निगेटिव घटना को देखकर उसको जनरलाइज कर लेना कि ये सब जगह हो रहा है। सब जगह नहीं हो रहा है। अगर हम मीडिया की बात करें तो मीडिया टीआरपी के लिए जो कहीं एक जगह कुछ गड़बड़ है उसको हाईलाइट करता है। देखिए, वो अपने तरह से एक ठीक भी है कि जो प्रशासन व्यवस्था है उसका ध्यान वहाँ पे जाए, वो काम करे। लेकिन अगर हम एज ए ले मैन अगर उसको देखकर अगर अपने आप ऊपर टेंशन ले लेते हैं तो ये हमारे लिए हाइपरटेंशन का कारण बन जाता है। तो टेंशन नहीं लेना है, यह बात सीखनी है। माइंड के लेवल पे टेंशन ना आए, रिलैक्स रहना सीखें, चीज़ों को लेट गो करना सीखें। अब कोई बात कभी किसी से कोई झगड़े की बात हुई, अब उस बात को 2 दिन 4 दिन गुजर गया, फिर भी हम अपने दिमाग में रखे हुए, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, कैसे बोला। तो आप पुरानी बातों को सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, तो टेंशन तो आएगा। टेंशन आएगा तो हाइपरटेंशन आएगा। टेंशन नहीं आए, आप इसकी फिक्र करें, आपके बॉडी को हाइपरटेंशन नहीं होगा, बीपी नहीं बढ़ेगा। चीज़ों को लेट गो करना सीखें। एक्टिव रूप से आप योग निद्रा का प्रयोग कर सकते हैं और ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं। मेडिटेशन में बैठिए और योग निद्रा कीजिए। ये योग निद्रा ना रिलैक्सेशन के लिए सबसे अच्छा है। बीपी के मामले में योग निद्रा जो है वो फर्स्ट रिकमेंडेशन है मेरा। आप लेट कर, योग निद्रा में हम लेट कर अपने शरीर के एक एक अंग को महसूस करते हैं। गाइडेड योग निद्रा यूट्यूब पर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, मेरी आवाज़ में भी मिल जाएंगी। आप किसी अच्छे योगा शिक्षक से भी डायरेक्ट योग निद्रा कर सकते हैं। 2 बार 4 बार गाइडेड योग निद्रा कर लिया, फिर आप अपने से सोच कर ही खुद से कर सकते हैं। कोई असिस्टेंट की कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको असिस्टेंट चाहिए तो रिकॉर्डेड आवाज़ के साथ कीजिए। योग निद्रा करने से हम अपने बीपी को ठीक कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं इस पर रिसर्च प्रोग्राम भी करने की सोच रहा हूँ। कुछ पेशेंट्स पे रेगुलर योग निद्रा करवा के देखा जाए कि कितने पेशेंट्स को कितना फ़ायदा होता है। फ़ायदा तो ज़रूर होता है और इस पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। डॉक्टर हर्बर्ट पेंसन हार्वर्ड के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने 3 किताब इस पर लिखी है, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, रिलैक्सेशन रिवॉल्यूशन, और उसमें मेन बात है रिलैक्सेशन, है ना, साइकोसोमेटिक रिलैक्सेशन। जब हम अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं तो सोमा हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो सबसे पहले ये करना है कि आपको योग निद्रा का अभ्यास शुरू कर देना है। अगर आपके पास समय है तो दिन में 2 बार कीजिए,
जल्दी ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात है ना। अगर 2 बार समय नहीं निकाल सकते तो कम से कम 1 बार तो करें। अगर आप 1 बार भी समय नहीं निकाल सकते हैं, फिर अगर आपका हेल्थ कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, फिर आप तो हॉस्पिटल के चक्कर लगाएंगे, डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे, फिर तो समय आपको मजबूरी में निकालना पड़ेगा। समझदार बने और पहले ही समय निकाल लें, है ना। योग निद्रा का अभ्यास बहुत हेल्पफुल है। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को लेट गो करना है, फॉरगिव करना है, जाने देना है। अरे ऊपर वाला देख रहा है, समाज में दूसरे लोग देख रहे हैं। हम हर चीज को खुद से अपने लेवल से हैंडल करने की ना सोचें। जब हम अननेसेसरी काम को अपने ऊपर पकड़ लेते हैं, और अगर आपके जीवन में टेंशन है तो बहुत संभावना है आपने कोई ऐसी चीजों में आपने अपना पैर डाला हुआ होगा जिसमें डालने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखें, दूसरों को जज ना करें, दूसरों के लिए कमेंट ना करें, चीज़ों को लेट गो करना सीखें, फॉरगिव करना सीखें, माफ़ करना सीखें। आपकी लाइफ में टेंशन नहीं आएगा। आ जाता है तो योग निद्रा शुरू करें। योग निद्रा बहुत आसान साधन है, 24 घंटे में कभी भी किया जा सकता है। योग निद्रा के जब आप अभ्यस्त हो चुके हो तो साथ में आप ध्यान शुरू कर दें। 1 बार योग निद्रा करें, 1 बार ध्यान करें। 2 बार समय नहीं मिला तो संडे को तो समय आप 2 बार करने का निकाल सकते हैं ना। प्रायोरिटी बेसिस पर आप योग निद्रा का अभ्यास कीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। सर, अब आपसे जानना चाहूँगी कि हम डाइट पर किस तरह से ध्यान दें, क्योंकि ब्लड प्रेशर की बात है तो हमारा खान-पान का सीधा असर हमारे ब्लड प्रेशर पे पड़ता है। क्योंकि जब भी किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है तो उसको बोला जाता है कि आप नमक पी लीजिए पानी में घोल करके, या फिर आप कॉफ़ी कंज़्यूम कर सकते हैं, तो इंस्टेंट उससे ब्लड प्रेशर मैनेज हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी, पहले तो ये कितना ठीक है या कितना नहीं? देखिए, आप बात कर रहे हैं कि अगर बीपी लो है जी, तब देखिए, वैसे तो हाई बीपी की बीमारी ज़्यादा पॉपुलर है ना। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को लो बीपी की समस्या भी होती है, और खासकर महिलाओं में होती है। तो लो बीपी क्या है? ब्लड प्रेशर कम है। ब्लड प्रेशर कम क्यों है? हार्ट उतना पंप नहीं कर पा रहा है ना। जितना ताकत से पंप करना चाहिए उतना पंप नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपका हार्ट जितने फोर्स से, जितने पावर से, जितने प्रेशर से पंप नहीं कर पा रहा, उसके प्रेशर को बढ़ाना है, यानी कि हार्ट को मजबूत करना है। तो हार्ट को मजबूत करने के लिए हमें अधिक खुश रहना चाहिए, उन कामों को करना चाहिए जो आपको खुशी देता है। अगर आप खुश रहते हैं तो आपका हार्ट भी मजबूत रहेगा। ये सबसे इजी उपाय है जो अपने लाइफ को आप जीने के तरीकों को बदल करके अपने बीपी को बढ़ा सकते हैं। जो काम आपको खुशी देता है उन कामों में जाएं। खुशी वाले कामों को करने के अलावा आप एक्यूप्रेशर पर काम कर सकते हैं। हमारी कलाई पर एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है HT7। इस HT7 को हमें मसाज करना चाहिए। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, आप इसका फोटो खींच के रख लें। छोटी अंगुली के लाइन में रिस्ट पे ये जो पॉइंट है, ये दोनों हाथों में आप इसका मसाज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हार्ट हमारा बाईं तरफ होता है, इसलिए बाईं तरफ थोड़ा अधिक समय देना है। इसको आप 2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार का मसाज करें, और आप यहाँ पर लाल रंग लगाएं। देखिए, खून का रंग लाल है तो आपको याद करना रखना आसान है। यहाँ पे आप लाल रंग लगाएंगे तो आपका हार्ट जो है वो मजबूत होगा, और हार्ट मजबूत होगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और भी दूसरे ऑर्गन पे हम काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे प्राइमरी हमको हार्ट पर काम करना है। तो देखिए, जब हम हार्ट को पंप कर रहे हैं, हार्ट की मसल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, उसकी पंपिंग पावर को बढ़ा रहे हैं, इसको भोजन से बढ़ाने की जब मामला हो, तो हम जो प्राकृतिक रूप से लाल चीज़ें हैं, शाकाहारी में टमाटर है, उसका हम सेवन कर सकते हैं। तो वो हमारे हार्ट के लिए, जो लाल चीज़ें हैं वो हमारे हार्ट के लिए अच्छी होती है। तो लो बीपी के मामले में हम उसको कर सकते हैं। इंस्टेंट रूप से बढ़ाने के लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, नमक जो है वो अगर पानी में नमक घोल दें तो उसकी जो डेंसिटी है वो बदल जाएगी। तो अगर ब्लड में नमक, मतलब नमक तो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाएगा, सोडियम होकर जाएगा NaCl टूट के, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी, डेंसिटी चेंज होगी। तो इस तरह से उसका थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लेकिन नमक वाला जो मेथड है वो एक टेम्पररी मेथड है। अधिक ज़्यादा कारगर मेथड है कि हम अपने हार्ट को मजबूत करें, और हार्ट को मजबूत करने के लिए खुश रहना जरूरी है, और अपने HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करना जरूरी है। हम प्राणायाम का साधन उपयोग कर सकते हैं,
हम आसन प्राणायाम में भुजंग आसन कर सकते हैं। भुजंग आसन जो है योग में, वो हमारे हृदय को मजबूत बनाता है। हम प्राणायाम का प्रयोग करेंगे, उससे हमारी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, अनुलोम विलोम प्राणायाम खासकर, तो उससे हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ी संतुलित होगी। और हर तरह का प्राणायाम हमारे हार्ट को मजबूत करता है। तो हम लो बीपी के मरीज को प्राणायाम जरूर करना चाहिए। ये आसन, प्राणायाम, योग निद्रा, ये सभी हेल्पफुल हैं सभी इंसानों के लिए। लेकिन अगर बारीकी पे हम जाएंगे ना, तो किस व्यक्ति के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अब अगर किसी को मोटापा है तो उसको वॉकिंग उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसके लिए योग निद्रा ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास अधिक समय है तो आप सब कुछ कर लें, लेकिन अगर समय कम है, जो कि ज़्यादातर लोग इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं कि समय तो उनके पास कम है, तो आपको हाइपरटेंशन के पर्सन को योग निद्रा अधिक करना है, जो लो बीपी वाले पर्सन हैं उनको प्राणायाम करना है। तो इस तरह से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये जो प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, इस पर जो इतना जानकारी दी है, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को इससे काफ़ी सहायता मिल रही होगी और आगे भी मिलेगी अगर वो इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो। सर, इसी के साथ ही अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी डाइट पर, खान पान पर, क्योंकि खान पान डायरेक्ट हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या चीज़ें, अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो हमें क्या चीज़ें अपनी डाइट में रखनी है और क्या अवॉइड करनी है। पहले ज़्यादा पर बात करते हैं। हमें ऑयल का कंजम्पशन कम करना है, जी। हमें फ्राइड चीज़ों को छोड़ना है, हमें जो मीट है, जो भी एनिमल सोर्स से आया हुआ फूड है, वो हमें अवॉइड करना है। वो सभी जो है हमारे शरीर में हाइपरटेंशन को बढ़ाती हैं। प्लांट प्रोडक्ट है तो वो हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छी हैं। सात्विक भोजन को हमें जीवन में लेना चाहिए, ठीक है। सादा भोजन उच्च विचार कहा गया है, तो सादा भोजन उच्च विचार से हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं। भोजन के साथ साथ ना, मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा हम अपने माइंड पर कैसे क्या काम करें, है ना। इन जनरल तो खैर पॉजिटिव रहना अच्छा ही है। अफर्मेशंस, पॉजिटिव सेंटेंस को दोहराने को प्रेजेंट टेंस में नाउ के फॉर्म में पॉजिटिव सेंटेंस को बार बार दोहराने को अफर्मेशन कहते हैं। लुई हे ने इसको सबसे ज़्यादा यूज किया, प्रचार प्रसार किया। लुई हे को मदर ऑफ अफर्मेशन, मदर ऑफ सेल्फ लव मूवमेंट भी कहा जाता है। लुई हे की किताब जो है यू कैन हील योर लाइफ, वो आप पढ़ें, समझें। मैं आपको स्पेसिफिक अफर्मेशन यहाँ पर बताता हूँ जिसको हम एक्यूप्रेशर के साथ कंबाइन कर सकते हैं। अब देखिए, ये अफर्मेशंस को हम डाइट भी कर सकते हैं और अफर्मेशंस को हम एक्यूप्रेशर के साथ कंबाइन करके भी कर सकते हैं। तो अगर हाइपरटेंशन है, अगर आपके माइंड में टेंशन है, लाइफ में टेंशन है, तो रिलैक्स रहना सीखना है। टेंशन का जो एंटीडोट है वो रिलैक्सेशन है। तो आप खुद को बोला करें, मैं रिलैक्स रहती हूँ, मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं शांत रहता हूँ, मैं मस्त रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ। खुशी वैसे जॉय से जुड़ा हुआ है, वो हार्ट के लिए, वो लो बीपी के मामले में भी काम आएगा। मैं शांत रहता हूँ, रिलैक्स रहता हूँ। जो क्वालिटी हमें अपने आप में उतारनी है, हमें वो पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने हैं। कि बार बार बोलने से ना हमारा मन उसको पकड़ लेता है। मन में दो हिस्से हैं, चेतन मन, अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। तो जब हम बोल रहे हैं तब तो ये कॉन्शियस माइंड कर रहा है, लेकिन जब हम कोई चीज़ बार बार बोलते हैं या बार बार करते हैं तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड उसको पकड़ लेता है। और जब सब कॉन्शियस माइंड में अफर्मेशन उतर जाए तो इसका प्रभाव हमारी बॉडी पर होने लग जाता है। हमारा शरीर जो है वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। तो अफर्मेशन का प्रयोग बार बार करना है। बार बार अफर्मेशन करने पर उसका प्रभाव हमारे अवचेतन मन में जाएगा। तो अफर्मेशन, मैं शांत रहता हूँ, मैं रिलैक्स रहता हूँ, ये सबसे मेन अफर्मेशन है। इसके अलावा जो जनरल अफर्मेशंस हैं, मैं खुद से प्यार करता हूँ, आई लव माई सेल्फ, हम उसे कर सकते हैं। आई थिंक पॉजिटिव, आई स्पीक पॉजिटिव, मैं सकारात्मक सोचता हूँ, मैं सकारात्मक बोलता हूँ, हम इस अफर्मेशन का प्रयोग कर सकते हैं। अफर्मेशन के मामले में ना इस बारीकी का ध्यान रखना है कि जो आदत हमें छोड़नी है उसको छोड़ने के लिए हमें कुछ नहीं बोलते, क्योंकि जो छोड़ना ही है उसको क्या बोलना, उसको क्या याद करना, वो तो अपने आप छूट जाएगा। अगर हमारे जीवन में सकारात्मकता आई, अफर्मेशन के मामले में ये किया जाता है, बाकी मामलों में ये नहीं करते हैं।
जो चीज़ हमें लानी है हम उसको लाने का फोकस करते हैं, तो अपने आप हमारे सोचने का तरीका बदल जाएगा ना। तो मैं सकारात्मक सोचता हूँ, मैं सकारात्मक बोलता हूँ, आई थिंक पॉजिटिव, आई स्पीक पॉजिटिव। तो जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट हमने अभी देखे, हमारी कलाई पे LI11 है, हम उसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करते हुए हम बोलते रहें आई थिंक पॉजिटिव, आई स्पीक पॉजिटिव। और अगर आपको अफर्मेशन याद है तो आप आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। जब आंखें बंद करके आप करेंगे ना, तो आपके अवचेतन मन में जाने की संभावना अधिक है। तो अवचेतन मन जो है ना सबकॉन्शियस है, उसे ज़्यादा पता नहीं है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो वो डीपर लेवल ऑफ माइंड में जाता है। तो अपने LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिलेक्ट रखते हुए अफर्मेशन बोले, मैं शांत रहता हूँ। फोटो खींच के रख ले इस LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट का, ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत काम का पॉइंट है। BP आपका ठीक हो जाएगा इस पर ठीक से करेंगे तो। LI11 को सिलेक्ट करते हुए अफर्मेशन जो हम बोल रहे हैं, इस अफर्मेशंस को हम बाद में लिख भी सकते हैं। एक कॉपी बना लीजिए अफर्मेशंस का, और उसमें एक पेज आप रोज अफर्मेशंस लिखें। मैं शांत रहता हूँ, मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं मस्त रहता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई इंजॉय माई लाइफ, आई थिंक पॉजिटिव, आई स्पीक पॉजिटिव। जब ये अफर्मेशन आप बार बार बोलते हैं तो इसका प्रभाव आपके शरीर पर, आपकी कोशिकाओं पर पड़ता है और आप रिलैक्स रहने लग जाएंगे। रिलैक्स रहेंगे तो BP कंट्रोल में आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता BP कंट्रोल में नहीं आए, चाहे कितने भी साल से आपका ब्लड प्रेशर हो। जो जो बातें अभी आप सुन रहे हैं, लाइफ स्टाइल को चेंज करने का, एक्यूप्रेशर का, कलर थेरेपी का, अफर्मेशंस का, योग निद्रा का, आप इनको करें, विदिन 1 मंथ आपका BP नॉर्मल रहने लग जाएगा। और 3 महीने में तो श्योर शॉर्ट सबका रहेगा। अगर आप हमारी सिंसियरिटी में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, हम सब कुछ नहीं कर पाते हैं, 2 महीने 3 महीने में तो कंट्रोल होना बिल्कुल गारंटेड है। आप करके देखिए। और साथ ही साथ अपना ब्लड प्रेशर रोज नाप के लिखते रहिए, क्योंकि आपको पता तो चले कि हाँ मेरे भीतर बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बदलाव आ रहा है तो क्या कैसे आ रहा है। मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग बहुत अच्छी है। और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप जो ब्लड प्रेशर आपने लिखा है वो लेकर जाएं। तो ना डॉक्टर को अगर मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो आपको मैनेज करने में आसानी होगी। वैसे ये बात ध्यान रखिए, इन सभी चीज़ों को अगर आप ठीक से करते हैं तो ऐसा आ जाएगा कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा ना। हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, इन सभी पर बात करते हुए अरिदमिया, इस टॉपिक पे भी मैं एक बात करना चाहता हूँ। अरिदमिया क्या होता है, ये थोड़ा कम पॉपुलर बीमारी है, लेकिन जिसको होता है मेडिकल में इसका इलाज नहीं है ना। बहुत अच्छी कंडीशन नहीं रहती, वो कंट्रोल नहीं होता। अरिदमिया के भी ऐसे कई सारे टाइप्स आते हैं, लेकिन अरिदमिया को हम समझ लें, जो हमारा जो हार्ट बीट करता है 1 मिनट में 70 से 80 बार बीट करता है। हमारा जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है या पल्स रेट, हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों 99.99% कंडीशन में सेम ही होती है। अगर कोई ऐसी बीमारी ना हो जिससे कि हार्ट में से यहाँ खून आने में दिक्कत आ रही हो तो अलग हो सकता है, नहीं तो ये हार्ट रेट और पल्स रेट दोनों हमेशा एक होता है। और ये जो हार्ट का जो बीट करने का जो है, ये एक रिदम होता है और ये रेगुलर होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये जो हार्ट बीट करने का जो ये रिदम है ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो 1 मिनट में, हर मिनट में ये 70 बार 75 बार बीट नहीं कर रहा है, कभी ये 65 बार कर रहा है, कभी ये 85 बार कर रहा है। अगर ऐसा हो जाए तो इसको एरिथमिया कहते हैं। एरिथमिया के अंदर भी कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, मैं उतने डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन एरिथमिया हो जाता है तो मेडिकल में इसकी बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस नहीं है, लेकिन एक्यूप्रेशर के अंदर और योग निद्रा के माध्यम से बहुत अच्छा हम इसको मैनेज कर सकते हैं। आप योग निद्रा करना शुरू कर दीजिए और अपने हाथ में जो अभी हमने HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट देखा लो ब्लड प्रेशर के लिए, HT7 से ही थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो 5 नंबर 4 नंबर एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है। तो 4 से लेकर 7 तक यहाँ पर 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है हार्ट के, छोटी उंगली के लाइन में। आपको फोटो दिखाया जा रहा है, आप तो फोटो खींच के रख ले। इस चारों एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप 4 से 7 की दिशा में इसको मसाज करें और यहाँ पर लाल रंग लगा के रखें।
4, 5, 6, 7 इन चारों पर 4 डॉट लगा लें, या आप सीधी मोटी लाइन खींच दें लाल रंग के पेन से। लाल रंग का पेन हमें स्टेशनरी स्टोर पे मिल जाएगा, व्हाइट बोर्ड मार्कर, या बहुत घरों में आलता होता है, आलता से भी कर सकते हैं, रेड सैंडलवुड से किया जा सकता है। इस दोनों हाथों में अगर हम HT4 से HT7 तक थोड़ा मसाज करते हैं और रेड कलर लगा के रखते हैं तो एरिथमिया जो है वो ठीक हो जाता है। जो एलोपैथी में ठीक नहीं होता, 1 महीने रेगुलर आप कीजिए। एरिथमिया के वैसे कम पेशेंट होते हैं, लेकिन अगर आपको पता चलता है किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, और बहुत बार डॉक्टर नहीं बताता पेशेंट्स को, क्योंकि पेशेंट कितना समझेंगे बस पेपर पे लिखा होता है ना। अगर कोई डॉक्टर मेरी बात को सुन रहे हैं, एलोपैथी के डॉक्टर भी एरिथमिया को बहुत अच्छा मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन अगर HT4 से HT7, हार्ट 4 से लेकर हार्ट 7 दोनों हाथों में इस एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मसाज करते हैं, लाल रंग लगाते हैं, रेड कलर थेरेपी करते हैं दिन में 6 घंटे के लिए। 6 घंटे के बाद आप इसको पानी से धोकर रंग को हटा लें। ये वॉशेबल होता है व्हाइट बोर्ड मार्कर, तो ये पानी से आराम से धुल जाता है, तो बहुत अच्छा एरिथमिया कंट्रोल हो जाता है। एरिथमिया अगर नहीं रहे, अगर कंट्रोल नहीं हो, ये बढ़े, तो फिर हार्ट की कई अलग अलग समस्याएं शुरू हो सकती हैं। बहुत लोग घबराते हैं हार्ट डिजीज से, लेकिन सही जानकारी से हम बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। हार्ट डिजीज से घबराना नहीं है, नॉलेज बढ़ाना है, लाइफ स्टाइल का नॉलेज, एनर्जी का नॉलेज, माइंड, सबकॉन्शियस माइंड का नॉलेज, मेडिटेशन का नॉलेज, और इन सभी का प्रयोग करते हुए अपने आप को हेल्दी बना लेना है। हेल्दी बनाना, बीपी को ठीक करना, हार्ट को ठीक करना बहुत आसान है। कंडीशन प्रोवाइडेड, स्टार मार्क होता है ना, बहुत जगह पर स्टार मार्क लगा होता है, कंडीशन अप्लाइड। कंडीशन अप्लाइड आपको ध्यान करना है, योग निद्रा करना है, और जो जो बातें आज हमने करी उन सभी को अपनाना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो टॉपिक पर, जो ब्लड प्रेशर का जो टॉपिक होता है, जो कई बीमारियों का जनक होता है, इसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इस पर जो जानकारी आपने दी है, मुझे लगता है ये बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, और हमारे व्यूअर्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा, मुझे लगता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस टॉपिक पर जानकारी देने के लिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन हमारे व्यूअर्स, ये आपके लिए है, यदि आपका कोई भी सवाल हो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या कोई भी बीमारी से रिलेटेड, तो आप वो सवाल पूछना हमसे ना भूलें। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल लिखकर भेजिए। सवाल लिखने के साथ साथ, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर से और हार्ट से संबंधित सवाल हो सकता है आपका, तो उसमें आप अपनी एज, यदि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो भी मेंशन करें, यदि कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है वो मेंशन करें, या डॉक्टर के द्वारा कोई अगर बीमारी बताई गई है उसके अलावा आपको जो जो परेशानियां हो रही हैं वो भी मेंशन करना ना भूलें, जिससे कि डॉक्टर साहब को आपको और आपकी सवाल को समझने में आसानी हो और आपकी समस्या का समाधान वो डिटेल में बता सके। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो के अगले एपिसोड में। तब तक अपने सवाल भेजना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।